Assalamualaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College ऑनलाइन सेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चंस के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, दो पार्ट डिस्कस किए थे और जो दो पार्ट थे वो आपके लिए एज अ होमवर्क थे। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 लगभग सेम ही है, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उसको मैं क्वेश्चन 3 में भी दो पार्ट करवा देता हूँ और जो बाकी दो पार्ट होंगे वो आपके लिए फिर एज अ होमवर्क होंगे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास है दो सेट्स गिवन है, इंडीड थ्री सेट्स गिवन है। सेट ए इज 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं टिल 15। सेट बी इज नेचुरल नंबर हैं फ्रॉम 1 to 7 या फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर हैं। एंड सेट सी इज 7 से लेकर 12 तक उसमें एलिमेंट्स हैं। तो चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने सेटिस्फाइड करवानी है। जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेटिस्फाई करनी है, तो उस जैसी प्रॉपर्टी वो मैं क्वेश्चन 2 में प्रूव करवा चुका हूँ। सो इस क्वेश्चन में मैं आपको इंटरसेक्शन की जो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है, जो सेकंड पार्ट है वो मैं प्रूव करवा देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो फोर्थ पार्ट करूँगा उसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। लेकिन क्वेश्चन 3 में जो है वो क्वेश्चन 2 में जो है वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कर चुके हैं वहाँ पे, लेकिन वो हम इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ। तो बस आपने सिर्फ क्या करना है, जो पीछे रिमेनिंग दो पार्ट्स रह जाएंगे वो अपने एज अ होमवर्क करने हैं। पहले तो इनको सही समझ लेना है एंड देन उनको जो है वो अपने एज अ होमवर्क करने हैं। तो इस पार्ट पे आते हैं। सपोज देखिए हमने बेटा ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करवानी है थ्रू वेन डायग्राम। तो जब भी हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं एंड देन राइट हैंड साइड को भी प्रॉपर सॉल्व करते हैं। और जब ये दोनों साइड सॉल्व हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि चेक करते हैं कि आया लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है या नहीं है। तो जब आपको शो दैट कहा जाए या वेरीफाई कहा जाए तो वो मस्ट इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स आप लोगों से कहीं ना किसी स्टेप में जो है वो मिस्टेक हो चुकी है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका है कि आप अपनी गलती कहीं पे देखें एंड देन उसके बाद उनको इक्वल मस्ट करनी है। तो अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी जो सपोज एक्सप्रेशन ली होती है वो लिख लेते हैं इक्वल्स टू राइट साइड के एक्सप्रेशन ले लेते हैं एंड देन हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो गई है या ये वेरीफाई हो गई है या शो हो गई है। तो हम यहाँ पे भी यही प्रोसेस करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा बाय वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम नहीं होगा तो फिर मैं उसको जो मैथमेटिकल फॉर्म है उस तरह उसको मैं प्रूव करूँगा। अब बेटा जब मैं लेफ्ट हैंड साइड टेक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा जब भी हम मैथमेटिक्स में ऑपरेशन यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास ब्रैकेट इन्वॉल्व हो जाती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें है बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स मैंने सबसे पहले परफॉर्म करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से सॉल्व करने हैं, दैट्स वाई मुझे वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा और उसको यू का नाम कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। और मुझे जितने भी सेट्स गिवन होंगे लाइक एक दो तीन सेट्स हमें गिवन है, दैट इज ए बी एंड सी, उन तमाम सेट्स को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने तीन सर्कल ड्रा कर दिए ए बी सी के। अब ये तीन सर्कल ऐसे होने चाहिए कि उसमें ए बी पोर्शन में भी कुछ कॉमन एरिया आप कवर कर सकें, ए सी में भी और तीनों में से भी और बी और सी में से भी। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि आया ए बी में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर आप देखें सेट्स को तो ए बी में कुछ कॉमन है, 7 को छोड़ दें बिकॉज 7 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो ये तो उस पोर्शन में आएगा जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन होगा या तीनों जहाँ पे कॉमन रीजन आएंगे। तो ए बी में आपके पास 1 3 5 जो है वो कॉमन है। तो यस मैंने ऐसे सेट्स ड्रा करने हैं जिसमें ए बी का कोई कॉमन रीजन हो ताकि वहाँ पे मैं 1 3 5 लिख सकूँ। इसी तरह ए सी में अगर हम चेक करें तो ए सी में से 9 और 11 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे भी 9 11 है, यहाँ पे भी 9 11 है। तो जो सी सेट है वो मैंने ऐसे डिज़ाइन करना है कि उसमें ए और सी के पोर्शन में भी कुछ कॉमन पोर्शन आ जाए ताकि वहाँ पे हम ए सी को कॉमन पॉइंट्स को लिख सकें। अब बेटा अगर मैं बी सी को देखूँ तो बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो अब मैंने ख्याल करना है कि मैंने ऐसे सर्कल ड्रा करना है कि वो जो है वो BC के साथ कुछ कॉमन ना बन सके, उसमें से कुछ कॉमन पोर्शन ना आ सके। तो मैंने ऐसे डिज़ाइन में इसको स्टाइल किया है कि BC में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ BCA तीनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है। अगर आप ड्रा भी कर दें ऐसी सर्कल जिसमें B और C में कुछ कॉमन हो तो वो एम्प्टी सेट होगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये ख्याल करना है फिर। अब मैंने सपोज सर्कल तो ड्रा कर दिए, अब ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो यहाँ पे 13 15 लिखा है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में हो, बाकी ना वो सेट बी में हो ना सेट सी में हो। तो पहले तो वो एलिमेंट देखने हैं कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ सेट ए में है और बाकी दो सेट्स में नहीं है। तो देखिए बेटा 13 और 15 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो ना सेट बी में है ना सेट सी में है। इस पोर्शन में मैंने लिख दिया है 13 और 15 को। अब बेटा ये वाला जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है सिर्फ सेट बी का पोर्शन है जो ना तो सी के साथ कॉमन है ना वो ए के साथ कॉमन है। मींस यहाँ पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में होंगे। सो दीज एलिमेंट्स आर 2 4 एंड 6। तो 2 4 6 जो है वो ना आपको सेट ए में मिलेगा ना आपको सेट सी में मिलेगा। तो इसको हम किधर लिखेंगे, इस पोर्शन में इसको हम लिख देंगे। अब बेटा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे वो एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ सी में होंगे, वो ना ए में होंगे ना वो बी में होंगे। तो वो हमारे पास हैं 8 10 12। तो इस पोर्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, 8 10 और 12 ही लिखेंगे। अब बेटा ये जो पोर्शन है ये ए सेट है और ये सी सेट है, तो ये ए और सी का कॉमन पोर्शन है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और सी में कॉमन है। दीज एलिमेंट्स आर 9 एंड 11। तो इस पोर्शन में मैं 9 11 लिख दूंगा। अब बेटा ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जहाँ पे ए और बी कॉमन है। तो इस पोर्शन में अपने ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट इज़ 1 3 एंड 5। अब ये जो पोर्शन है जहाँ पे 7 लिखा गया है, ये वो पोर्शन है जो ए बी और सी तीनों का कॉमन है। तो ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लिखना है जो तीनों में कॉमन हो, दैट इज 7। तो ये जो स्टाइल होगी ये तीनों क्वेश्चन 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स के लिए सेम यही स्टाइल रहेगी। अब जो जो हमारे पास डिफरेंट होगी वो शेडेड रीजन डिफरेंट होगा, और वो डिपेंड करेगा हमारे ऑपरेशंस पे कि हम किस सेट पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। उसके मुताबिक जो है उसको हम रीजन को शेडेड करेंगे। तो सबसे पहला काम जिसका होता है, इसको इस स्टाइल में लिखना होता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसको मैं कैसे लिखूंगा और किस एलिमेंट को कहाँ पे पुट करूंगा, कौन से एलिमेंट ऐसे ढूंढने हैं आपने कि वो सिर्फ ए में है बाकी दो में नहीं है, फिर उनको उसी जगह पे उनकी सही जगह पे लिखना है। या कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में है बाकी दो में नहीं है, तो उसको उसी अपनी सही जगह पे लिखना है, एंड सो ऑन बाकियों के लिए भी। और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ए और बी में कॉमन है, तो उनको ऐसे रीजन में लिखना है जहाँ पे ए और बी कॉमन है। और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और सी में कॉमन है, तो मुझे पहले वो एलिमेंट्स भी ढूंढने पड़ेंगे, और उसके बाद मैं उनको जो रीजन है वो रीजन का सही तयन करूंगा कि ये रीजन है, ये ए और सी का कॉमन है, ये ए और बी का कॉमन है, ये बी और सी का कॉमन है, ये तीनों का कॉमन है। उसी जगह पे उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो सही सही एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये जो मेन टास्क है ये मेन टास्क है। उसके बाद शेडेड रीजन का जो है वो कंपेरेटिवली ईजी है। अब मेरे चारों पार्ट के लिए ये सारे सेम होंगे। तो ये मैंने देखें, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है, दोनों के लिए सेम है। तो फर्स्ट थर्ड के लिए भी एग्जैक्टली यही रहेगा। तो आपके लिए ये काम आसान है। अब जब मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगा तो वहाँ पे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा हम पहले बी इंटरसेक्शन सी को देख लेते हैं कि बी और सी में कौन सा कॉमन रीजन है। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आपने क्या करना है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है। ये अपने परफॉर्म नहीं करना, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप साइड पे कर सकते हैं। तो बेटा बी और सी में सिर्फ 7 कॉमन है, तो जहाँ पे 7 होगा उस रीजन को सिर्फ आपने शेडेड कर देना है। तो ये मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा। तो ये बी इंटरसेक्शन सी जो है वो परफॉर्म्ड हो गया है। या अगर मैं ये वाला काम ना करूँ तो मैंने इस सर्कल की बाउंड्रीज देखनी है। ये बी सेट है और ये सी सेट है, इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि ये वाला जो रीजन है ये कॉमन रीजन है। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आपने जो मैंने बताया कि बीसी में कौन सा कॉमन है, 7 है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, रफ वर्क में कर सकते हैं, या ये अपने आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब बी इंटरसेक्शन सी मींस इस रीजन का हमने कॉमन लेना है ए के साथ। तो इसका तो ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली सिर्फ यही चीज़ कॉमन है पूरे ए सेट की। ये पूरा ए सेट है
और इसका कॉमन करना है, इसका कॉमन यही 7 ही आएगा। तो या अगर देसी तरीके से देखना चाहते हैं तो 7 का कॉमन चेक करें, सिर्फ 7 को कॉमन चेक करें इसके साथ, तो अगेन 7 ही कॉमन आएगा, बिकॉज इसमें भी 7 है और बी इंटरसेक्शन सी में भी 7 है। तो 7 जहाँ पे है वो इसका शेडेड हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो ये बेटा आपके पास है फाइनल लेफ्ट हैंड साइड, और ये पूरी सॉल्व हो गई है। तो जिस ब्रैकेट के साथ आपने, सॉरी, जिस रेक्टेंगल के साथ बॉक्स के साथ आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो उसके साथ नीचे मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने कौन सा ऑपरेशन जो है वो यूज़ किया है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स मैं पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये सारा कॉमन रीजन है, और यहाँ पे 1 3 5 7 है। अगर हम ए और बी का यहाँ से कॉमन देखें तो 1 3 5 7 कॉमन, 1 3 5 7 कॉमन। तो जहाँ पे 1 3 5 7 है उसको हम शेड कर लेंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपने उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इस रीजन का मीन्स अगर मैं इधर परफॉर्म करूँ, इस रीजन का और इस रीजन का कॉमन रीजन कौन सा होगा, आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन जो है सिर्फ कॉमन है, जहाँ पे सिर्फ 7 है। तो ये हम शेड कर लेंगे एंड आपके पास अब राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हो गई है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट और ये राइट हैंड साइड कंप्लीट, दोनों को चेक करें, दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, द शेडेड रीजन इन अबव डायग्राम शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है, एंड दिस प्रूव दैट कि ये जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इज़ वेरीफाइड। तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो बेटा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मींस बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि क्वेश्चंस ए बी सी हमारे पास सेम है, तो सेट्स हमारे पास इसी तरह के बनेंगे। जो आपके जो होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी ए बी सी सेम है, तो सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसी ही होगी, सिर्फ अपने शेडेड रीजन चेंज करने हैं। जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक अपने शेडेड रीजन जो है वो चेंज करने हैं। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, लाइक आपका जो सेट बी है ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है। इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, ये वाला कॉमन है जहाँ पे 7 लाई कर रहा है। सो इसको शेडेड किए, उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन है। तो आपका शेडेड रीजन ये वाला था, और इसका अपने ए के साथ यूनियन लेना है। और यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ए सेट बड़ा है तो ये सारा जो इसमें क्या आ जाएगा, जम हो जाएगा, ये सारा आ जाएगा, ये सारा शेडेड हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली। अब बेटा जब मैं राइट हैंड साइड पे आऊँगा तो वहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट है ए यूनियन बी की, तो पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँगा, और दूसरी ब्रैकेट है ए यूनियन सी की, तो ए यूनियन सी फाइंड करूँगा, एंड देन ए यूनियन बी का जो शेडेड रीजन होगा और ए यूनियन सी का जो शेडेड रीजन होगा, उन दोनों रीजन में जो कॉमन रीजन है वो हमारा आंसर होगा। सो दिस इज और ए यूनियन बी एंड दिस इज और ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, पूरा सेट ए आएगा और पूरा सेट बी आएगा यूनियन में, तो ये सारा शेडेड हो जाएगा। और ए यूनियन सी में ए और सी वाला जितना रीजन है वो सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। तो ये सारा शेडेड कर दिया है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, आफ्टर दैट इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन। अब बेटा जब मैं इंटरसेक्शन पे आऊँगा तो इस और इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे शेडेड नहीं है। तो इंटरसेक्शन में तो वो होता है जहाँ पे दोनों शेडेड हो, तो वो आपके इंटरसेक्शन में आएगा। ये यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे शेडेड नहीं है। सो आपके फाइनल रिजल्ट से ये वाला जो है सी वाला एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। सो ये डिलीट हो गया, ये अब शेडेड नहीं होगा। अब अगर मैं इस साइड पे गौर करूँ तो ये जो बी वाला पोर्शन है, ये वाला, ये यहाँ पे तो शेडेड है लेकिन यहाँ पे शेडेड नहीं है। यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर दोनों पे शेडेड होता तब हम आंसर में शेड करते, लेकिन एक में शेडेड है एक में नहीं है, तो ये भी यहाँ पे शेडेड नहीं होगा। जो बाकी का पोर्शन है, लाइक सेट ए, वो कम्प्लीटली यहाँ पे भी शेडेड है और यहाँ पे भी शेडेड है। तो जो ए होगा ये आपका फाइनल में क्या होगा, शेडेड होगा, एंड दिस विल बी योर कम्प्लीटली राइट हैंड साइड। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है, या सेम पोर्शन जो है वो शेडेड है। इट मीन्स द शेडेड रीजन इन द above diagram show that left hand side equals to right hand side,
और आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो गई है। एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन 3। और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो चुका है। आई एम होपफुल कि आप लोग साथ साथ होमवर्क करते रहेंगे, अपनी नोटबुक कंप्लीट करते रहेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज में हम सबसे पहले ब्लैंक्स करते हैं एंड देन अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं तो यस एमसीक्यूज़ भी एमसीक्यूज़ करते हैं, और जो बाकी का पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको याद हो तो फिजिकल क्लासेस में मैंने आपको सबसे पहले सेट्स की डिफिनीशन बताई थी, एंड देन सेट्स के बाद हमने डिफरेंट सेट्स को डिस्कस किया था। तो ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इस पोर्शन में कवर हो जाएंगे। तो बेटा हमारे पास सेट की डिफिनीशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो सेट होगा। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, सेट। सेकंड है W रिप्रेजेंट द सेट ऑफ। तो N होता है नेचुरल नंबर के लिए, W होता है होल नंबर के लिए, Z होता है इंटीजर्स के लिए, कैपिटल Q जो होता है वो रैशनल के लिए, और कैपिटल Q के ऊपर डैश जो है वो इर्रेशनल नंबर के लिए, रियल के लिए कैपिटल R, एंड सो ऑन। तो W जो है वो हमारे पास होल नंबर के लिए होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल, WHOLE। यूनियन ऑफ टू सेट्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ। तो बेटा ये आप याद रखें कि हमारे पास जो रियल नंबर होती है वो सबसे बड़ी क्लास होती है। दिस रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपके पास सारे रैशनल नंबर होते हैं प्लस सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लूँ तो हमारे पास रियल नंबर की इक्वल होता है। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रैशनल नंबर्स एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर इरेशनल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स हैं, आप नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर ले लें, ये सारे चाहे वो इंटीजर्स हों, रैशनल हो इरेशनल हो, वो सारे के सारे जो हैं वो इस रियल नंबर में लाए करते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रियल नंबर इज़ द बिगर फैमिली ऑफ नंबर्स एज कम्पेयर टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर एंड सो ऑन। इससे बड़ी फैमिली भी है लेकिन वो आप लोगों के कोर्स में शायद नहीं है या अगर होगी तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो है रियल नंबर। फोर्थ है द सेट दैट कंटेन ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये हम पावर सेट की डिफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। इन डैश ऑफ सेट्स कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन। तो वो हम कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हमारे पास तीन ऑपरेशन हैं। एक ऑपरेशन है यूनियन का जिसमें दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। एक है इंटरसेक्शन जिसमें दोनों के कॉमन लिखे जाते हैं। तीसरा है डिफरेंस जिसमें वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। तो कॉमन किस में लिखे जाते हैं, इंटरसेक्शन में। तो आपके पास फिफ्थ ऑप्शन में आ जाएगा इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स ऑफ अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड। तो ये आपको शायद मैम ने पढ़ाया होगा कि जब भी हम इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल सेट तो वो इक्वल होता है द कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट। लाइक अगर आप u माइनस ए करेंगे तो वो a कंप्लीमेंट, u माइनस बी करेंगे तो वो आपके पास b कंप्लीमेंट, और अगर आपके पास u माइनस सी करेंगे तो आपके पास c कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किस स्पेलिंग है, COMPLEMENT इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्पेलिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप बुक में देख लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट ही इसमें आएगा। स्पेलिंग इसकी बुक से ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये जो सेट आपको गिवन है वो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा सेट है। अब इसमें पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। तो ये वो सेट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर का ऑप्शन कौन से नंबर पे है, और वो जो नंबर होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन से होगा। तो अगर हम देखें तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास इंटीजर्स का है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। इसको आप टिक कर दें या इंसर्कल कर दें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ 3, 4, 5, 6 विल बी। तो बेटा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमने किसी सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स चेक करने हैं या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स चेक करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट को अगर मैं एक सेट में इनक्लोज कर लेता हूँ तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाती है। तो ये कैसे चेक करते हैं, अब हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब होता है कि 2 इज योर बेस एंड 4 इज योर एक्सपोनेंट। तो इसको कैसे लिखा जाता है कि बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं
एक्सपोनेंट टाइम्स। तो बेस हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट 4 है, 4 दफ़ा 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16। तो 16 इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे टोटल, और उन 16 सबसेट को अगर मैं एक सेट में बंद कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, पावर सेट होगा। तो आपके पास इस सेट के पावर सेट में 16 सेट्स आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे 16 ऑफ करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे इंटीजर करेक्ट ऑप्शन। A belongs to A. This symbol in mathematics called belongs to या member है। अगर मैं कहूँ कि I belong to करक या सपोज मैं करक से हूँ तो I belong to करक, तो मैं कैसे लिखूँगा या I am the member of करक सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो हम लिखेंगे सपोज मेरा नाम है उमर belongs to करक, तो सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर belongs to या इज अ मेंबर ऑफ। या आप लोग जो है मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, मैं लिख सकता हूँ कि ये जो फलानी क्लास है इज द मेंबर ऑफ मेरिट या मेरिटोनियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस बिलोंग्स टू इज अ मेंबर ऑफ, सो ए इज द मेंबर ऑफ ए, तो ए इज द मेंबर ऑफ ए, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन लॉ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो डिमॉर्गन लॉ के जो फार्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ साथ में दोनों के साथ अलग अलग कंप्लीमेंट आ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉपर्टी जिसमें 3 सेट्स आ जाएं लेकिन 3 सेट के साथ साथ 2 ऑपरेशन होंगे। एक अगर यूनियन का है तो दूसरा इंटरसेक्शन का होगा, अगर एक इंटरसेक्शन का है तो दूसरा यूनियन का होगा। तो यहाँ पे जो पहले लिखा गया है वो बाहर ऑपरेशन होगा, तो यूनियन मीन्स बाहर होगा और जो इंटरसेक्शन है वो अंदर होगा। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे भी यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो बी जो ऑप्शन है वो का बिल्कुल सही है द सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी और बी इक्वल्स टू सी बी ए। और तो देखिए यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों जो है वो सेम है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। तो 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला इक्वल सेट्स वाला सही होगा। तो ये आपके पास कुछ ब्लैंक्स थी और कुछ आपके पास हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थी, हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूँ। तब तक आप लोग जो है अपनी नोटबुक्स को वो कंप्लीट कर लें। आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, एंड देन हम मूव करेंगे चैप्टर 2 की तरफ। तो बेटा यहाँ तक अगर किसी को किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो ही और शी कैन आस्क और अपनी जो क्वारीज हैं डाउट्स हैं उनको क्लियर करें ताकि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर रह सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।